नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से और बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे जुड़ी हुई खबरें हम आपके लिए लेकर के आते हैं। और अब हम जिस खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जुड़ी है शरद पवार से। महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा आरक्षण पर जारी विवाद के बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि चिंता है कि कहीं मणिपुर जैसे स्थिति महाराष्ट्र में भी ना हो जाए। एक बहुत बड़ा बयान शरद पवार की तरफ से जो है वो दिया गया है। नवी मुंबई के वाशी में सामाजिक एकता सम्मेलन के दौरान शरद पवार ने कहा कि देश की संसद में मणिपुर की चर्चा हुई। दिल्ली में अलग अलग धर्म भाषा वाले जो मणिपुर के लोग हमसे मिले, उन्होंने इसकी दुखद तस्वीर सुनाई। जब जो अब पीढ़ियों के साथ रहने वाले जो लोग हैं वहां पर जो रह रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो अब परेशान है। महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं शरद पवार, उन्होंने कहा कि देश में हालात बदलने की जरूरत है। इसके लिए जाति वर्ण धर्म सभी को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए ये एकता परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर में कदम तक नहीं रखा, उसी तरह महाराष्ट्र में भी कई जगह दंगे होंगे, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन हमारा राज्य प्रगतिशील है, ये छत्रपतियों का राज्य है, यहाँ कोई दंगा नहीं होगा। ये बात भी साथ ही साथ उन्होंने कही है। शरद पवार के बयान पर अब शिवसेना यूबीटी पक्ष के जो सांसद नेता हैं संजय राउत ने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाति और धर्म के आधार पर महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शरद पवार ने जो कहा, जो कुछ कहा वो सच है और बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले दंगे फैलाना चाहती है। अब इन बातों को सुनने के बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। और वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार चुनाव से पहले दंगा कराने की भाषा बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लोग बुद्धिमान हैं, न कभी ऐसी स्थिति थी और न ही कभी होगी। महाराष्ट्र के लोग दंगे की हद तक नहीं जाने वाले। ऐसी ये बातें, तमाम बातें चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या है। मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में वो लोग नहीं गए। वो इस मुद्दे पर बोलकर राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये बातें जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से शरद पवार जो अमित शाह यहाँ आए थे महाराष्ट्र, उन्होंने फिर शरद पवार पे जिस तरीके से हमला किया, जुबानी जंग की, उद्धव ठाकरे पर जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद से शरद पवार की तरफ से भी जो है लगातार जवाबी हमला चल रहा है। और रह रहे कि ऐसे बातें जो है वो बोल रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी के नेताओं को सामने आकर के उसका जवाब देना पड़ रहा है। और उसी का एक उदाहरण मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से शरद पवार के बयान पर फिर संजय राउत ने बोला। उसके बाद चंद्रशेखर जो बावनकुले हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो है फिर वो बयान सामने आया है। तो ये शरद पवार की तरफ से जो बयान था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा शरद पवार की बात तो हमने कर ली। अब बात करते हैं दूसरे पवार यानी अजीत पवार की। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली एनसीपी जो अजीत गुट की नेता है, उनके उप मुख्यमंत्री जो अजीत पवार है, वो आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के खातिर जमीन तैयार करने के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम जो है वो शुरू करने वाले हैं। एनसीपी महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व में जन संवाद यात्रा नासिक से शुरू की जाएगी। नासिक में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तटकरे ने राज्य में महिलाओं, युवा और किसानों को कवर करने वाली 1 लाख करोड़ रुपए की कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने का श्रेय अजीत पवार को दिया। सुनील तटकरे ने दावा किया कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलेगी। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो अजीत दादा हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत जो पवार, उनका लोकप्रिय नाम है और राजनीति में 35 वर्षों से प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में जो है विधानसभा चुनाव में एनसीपी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। उनके विरोधी हैं, उन्हें एनसीपी से दूसरे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहना है। और हमें इन कोशिशों को नाकाम करने के लिए काम करना होगा। अजीत पवार ही थे जिन्होंने कई परियोजनाओं की घोषणा करके महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया था। उन्होंने बताया कि अजीत पवार की नेतृत्व वाली जो यात्रा नासिक से शुरू होकर सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 4 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। जबकि प्रतिद्वंदी जो एनसीपी है, शरद पवार की एनसीपी, उन्होंने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 8 में जो है वो कब्जा करके
जीत हासिल की थी। तो ये देखा जाए इस रिकॉर्ड को देखते हुए जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा काम जो है अजीत पवार को अभी करना है। और जैसा कि जनसंपर्क अभियान वो शुरू करने वाले हैं, जिसको लेकर के वो तमाम जो विधानसभा के सीटें हैं उसका दौरा करेंगे, साथ ही साथ वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात का मेन अहम जो मुद्दा है वो समझ में आ रहा है कि जो सरकार की परियोजनाएं हैं, जो मानसून सत्र में जो बजट पेश किया गया जिसमें लोक लुभावन वादे किए गए, इनको जन जन तक पहुंचाना है, ताकि जो लोग लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बिफरे हुए नजर आए, नाराज नजर आए, उनके मन में ये जताना है कि महाराष्ट्र सरकार ने आपके लिए काफी कुछ काम किया है और जो भी स्कीम वो लेकर के आई है उनके लिए कल्याणकारी है, उनके लिए फायदे की है। और इस वजह से जो महायुति के नेता हैं उन्हें उम्मीद लग रही है कि विधानसभा चुनाव में जो वोट हमारे कट गए थे वो वोट वापस आएंगे। और उसी तरफ ये जो चल रहा है जनसंपर्क अभियान, ये उसी की तरफ चल रहा है, उसी की तरफ रुख किया हुआ। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ये नहीं किया गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनकी तैयारी भी देखिए। 100 सीटों को लेकर के तमाम जो प्रभारी हैं, तमाम जो आ, आ, उनके जो पार्टी के नेता हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है, ताकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा तो उसकी तैयारी कैसी होगी, उसकी तैयारी में जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वो जुट गए हैं। अब ये दोनों ही नेता जो अजित पवार हैं और एकनाथ शिंदे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है और सीटें हमें कम न दी जाए, सीटें हमें भरपूर दी जाए, ताकि हमारी तैयारी जो है उसको हम और ज्यादा मजबूत कर सके। तो ये इनडायरेक्टली एक तरीके से मैसेज देने का भी काम है जो अजीत पवार अपनी तरफ से कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे अपनी तरफ से कर रहे हैं। चाहे वो जनसंपर्क रैली के थ्रू हो, चाहे वो तमाम जो नेता हैं उनकी नियुक्ति कर रहे हैं एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव को देखते हुए, चाहे उसकी हो। तो कुल मिलाकर यही है कि दोनों नेताओं की तरफ से बीजेपी को भी मैसेज दिया जा रहा है कि इस बार उन्होंने जितनी सीटों की डिमांड रखी है, या जो नेता उन्हें कह रहे हैं उनको उतनी सीटें मिले, इस बार कम सीटों पर जो है वो समझौता नहीं करने वाले, ऐसा एक मैसेज देने की भी जो है वो तैयारी है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से पहले देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और ज्यादा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। और ये बात जो है वो देवेंद्र फडणवीस बहुत पहले कह चुके हैं और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो भी ये बात जानते हैं कि बीजेपी जो है अपने पास ज्यादा सीटें रख सकती है। और जितनी सीटें शायद मांग रहे हैं अजित पवार या एकनाथ शिंदे, शायद उतनी ना मिले, लेकिन फाइनल तो तभी मालूम चलेगा जब ये तीनों दल के प्रमुख नेता बैठेंगे और सीट के बंटवारे को लेकर के बात करेंगे। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन वहीं अगर हमने जैसे शुरुआत में बात की वीडियो के कि जिस तरीके से शरद पवार लगातार हमलावर हैं, और शरद पवार के बाद दूसरे जो नेता है संजय राउत, वो भी हर दूसरे तीसरे दिन जो है बीजेपी और महायुति पे हमला करते रहते हैं और जुबानी जंग जो है दोनों तरफ से चलती रहती है। खास करके जैसे अमित शाह जो है वो पुणे से होकर गए हैं शरद पवार उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने के बाद से, तब से जुबानी जंग कुछ ज्यादा ही शुरू है इन दिनों महाराष्ट्र में। और उसी को लेकर के जो है अब तमाम खींचतान जो है वो चल रही है। जो मैंने आपको वीडियो में बताया शुरू में, वो उसी का एक अगला स्टेप है। और देखिएगा आने वाले समय में ये जुबानी जंग और तेज होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।